नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राधेश्याम दीक्षित। और कार्यक्रम है कला यात्रा, जिसमें हम कला के साधकों के साथ चर्चा करते हैं और उनकी जीवन यात्रा, उनकी कला की यात्रा के साथ जुड़ते हैं और उनके अनुभव से कुछ ऐसे मोती निकालते हैं जो हमें कुछ और ज़्यादा समृद्ध कर सकें कला के विषय में, समाज के विषय में, जन जन के विषय में और लोक जीवन के विषय में। और इसलिए हमारे बीच में आज हमारी मेहमान हैं लोक गायिका डॉक्टर रचना श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत स्वागत। और न केवल आप इसमें आपने PhD की है म्यूजिक में वनस्थली विद्यापीठ से, बल्कि आपने इसी में MA भी किया और साथ में इसकी साधना करते हुए आप लोक गायन की बहुत सी परंपराओं पर आपने अध्ययन किया है और इस समय वो शिक्षा भी संगीत की दे रही हैं पटेल महिला महाविद्यालय बाराबंकी में। आपका बहुत बहुत स्वागत। नाम संस्था का बहुत बड़ा है, लेकिन आप बताएंगे, उसका जिक्र करेंगे चर्चा के दौरान। तो डॉक्टर रचना, लोक गीत ही क्यों चुना आपने? एक्चुअली मैं अवध से जुड़ी हुई हूँ। मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है। अच्छा। और मेरा परिवार है उसमें अवधी भाषा का प्रयोग होता है, हमेशा होता रहा है। और मेरे घर में कुछ ना कुछ जो कार्यक्रम होते रहे, तो कभी मेरी मम्मी गाती तो कभी मेरी मामी गाती, तो इस तरह से ये जिन लोगों के गाने का वो था वो मेरे भी कानों में पड़ता रहा। तो मैंने उनको धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया। जबकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं गजल सिंगर बनूं। अच्छा, क्योंकि वो दौर हाँ, और शायद वो शौकीन भी होंगे गजलों के। वो गजलों के बहुत शौकीन हैं। लेकिन वो एक जो बोलचाल वाली भाषा थी उसने प्रभावित किया। उसने मुझे प्रभावित किया। और जब मैं जैसे मैं बाहर निकली, फैजाबाद को छोड़ करके जैसे बाहर आई, तो मैंने देखा कि लोग अवधी बोलने में शर्माते हैं, संकोच करते हैं, जबकि अन्य भाषी ऐसा नहीं करते। अन्य भाषा जैसे पंजाबी मिलते हैं दो, तो वो पंजाबी में बात करते, दो मराठी मिले तो मराठी में, बंगाली तो बंगाली में बात करते। अवधी दो मिलते हैं तो वो उनको आए रहन गए रहन खा रहन उठे बैठे बोलने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं अवधी के साथ में एक ऐसी अवधारणा बन गई समाज में कि एक गंवारू भाषा है या बहुत अनपढ़ लोग बोलते हैं। ऐसा कई बार बोलने में सुनने में भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हूँ यह भाषा बोलित है और यह बोलक चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मैं करूं जो मुझसे रिलेटेड है, मेरे गांव से, मेरे घर से, और इसको लोग आसानी से समझ लेते हैं। अगर कहा जाए कि अवधी भाषा बैकवर्ड है, गांव की भाषा, तो रामचरितमानस क्या है? हर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो क्या है? वो भी तो अवधी भाषा में लिखी हुई है। तुलसीदास जी की बहुत सी चौपाइयां सब अवधी में। बहुत सारी चौपाइयां हैं, तो हम उसे कैसे गंवारू भाषा बोल सकते हैं? तो ये चीजें मेरे जहन में रही और मैंने कहा कि नहीं, मुझे अवध में ही कुछ करना है, और फिर मैं बस जुट गई। तो इस यात्रा में चूंकि गजल और लोक गीतों के बीच में द्वंद्व तो हमेशा रहा होगा, अब शायद कुछ घटा हो। जी, काफी घट गया है। तो जब आप इस विषय में जुड़ती चली गई, तो वैसे गजल का तो बड़ा बाजार है। जी। हर महफिल गजल से जोड़ी जाती है। जी। शास्त्रीय संगीत के लिए भी अवसर ज्यादा हैं, लोक गीतों के लिए इतने अवसर नहीं है, तो कमर्शियली उतनी वायबिलिटी नजर नहीं आती। ऐसा लोक कलाकारों को कहना है कि उतना सम्मान नहीं मिलता। विभागों के अंदर भी लोक कलाकारों और स्थापित कलाकारों में भेद हो जाता है। वाद्य यंत्र उतने ही बजते हैं, लेकिन जो सहयोग मिलता है आर्थिक, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं यहाँ पर आपकी बात थोड़ी सी काटूंगी, क्योंकि अगर ये कहना कि लोक कलाकारों को स्थान नहीं मिलता, तो कैसे नहीं मिलता? आप किसी भी घर के फंक्शन में पहुंचिए, जिसको गाना आता है सबसे पहले उसी को बुलाया जाता है, उसको निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए, उसको ढोला पका दी जाती है कि आप 2-4 भजन तो गाएंगे ही गाएंगे। तो मैं कैसे कह दूं कि इनको सम्मान नहीं मिलता? ये घर से ही सारा सम्मान शुरू होता है, फिर हम स्टेज तक पहुंचते हैं। अगर घर में ही हमें सम्मान नहीं मिला, हम नहीं गा पाए, तो हम स्टेज तक कैसे पहुंचेंगे? तो शायद हमारे अंदर कुछ कमी है। यानी लोक जीवन जो है वो प्रतिभा का सम्मान सबसे ज्यादा करता है। जी। ये बात तय होती है, और कहीं न कहीं इसलिए अभी लोक जीवन और लोक परंपराएं जीवंत हैं। अभी तक उनकी जो पहचान है वो कायम है, और जो लोग भी उनमें थोड़ा भी जुड़े हैं, उनके अंदर आप जैसा भाव जन्म जरूर ले रहा है और वो विस्तार भी पा रहा है। लेकिन एक सामाजिक और सार्वजनिक प्रयास भी संगठित होना अपेक्षित है। उस दिशा में आपने अपने अध्ययन के दौरान आपने काफ़ी काम किया, और अब अध्यापन के दौरान इस पर आप लोक शिक्षण में आप भी काम कर रही हैं, और आधिकारिक जो व्यवस्था है उसमें भी आप अपने विद्यार्थियों को सिखा रही हैं। तो अभी कितनी रुचि लेते हैं विद्यार्थी इस लोक गीतों में, लोक परंपराओं के विषय में? नहीं, अब बच्चे रुचि लेने लगे हैं, और मुझे लगता है कि वो एक बच्चे को अगर आपने कुछ सिखाया तो उससे 4 बच्चे और सीखते हैं। तो बच्चे रुचि ले रहे हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम मुझे ये गाना सिखा दीजिए।
इवन कि बन्नी बनना भी सीखने आने लगे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इस तरह से मुझसे कोई चीज़ मांगते हैं कि मैम ये दे दीजिए या ये दे दीजिए, तो बहुत बढ़िया लगता है और बच्चे अब रुचि लेने लगे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप गुनगुना कर वो कुछ सुनाएं जो बच्चे जिनमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, या आपकी भी रुचि उसमें ज़्यादा है, या आपको लगता है कि समाज में और ज़्यादा उनके प्रति रुचि होनी चाहिए, बताते हुए। एक अवधि गीत है, रघुवर संग जाब हमना अवध मारही बे, रघुवर संग जाब हमना अवध मारही बे, अरे हमना अवध मारही बे, अवध मारही बे, रघुवर संग जाब हमना अवध मारही बे, जो मोरे रघुवर रथ चढ़ी जई हैं, जो मोरे रघुवर रथ चढ़ी जई हैं, पैदल चली जाब हमना अवध मारही बे, पैदल चली जाब हमना अवध मारही बे, रघुवर संग जाब हमना अवध मारही बे। बहुत सुंदर गीत। तो ये सीता जी की भावना की अभिव्यक्ति है इस लोकगीत में कि रघुवर यानी प्रभु श्री राम के साथ वो जाने की अपनी भावना प्रकट कर रही हैं। ये गीत है उस समय जब राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे 14 बरस के लिए। तब जो नगरवासी थे वो आग्रह करें कि मत जाओ, वो कह रहे हैं आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके साथ हम भी जाएंगे। अच्छा, हम भी जाएंगे। अच्छा, अयोध्या वासियों की भावना है। जी जी, ये अयोध्या वासियों की भावना है। तो ये जब आज के लोग सुनते हैं तो उस दौर से कितना कनेक्ट हो पाते हैं, या विद्यार्थी इसमें किस तरह की जिज्ञासा प्रकट करते हैं? वो और जानने की कोशिश करते हैं कि मैम ऐसा हुआ था तो इसके बाद क्या हुआ। तो उन्हें मैं बताती हूँ कि इसके बाद ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर और भी चीजें। फिर मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप कुछ नहीं, रोज 1-2 लाइन रामायण की पढ़िए, तो धीरे धीरे आप जुड़ते चले जाएंगे। आप धीरे धीरे उससे कनेक्ट होते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, और आप खुद ही इस चीज का अनुसरण करेंगे कि मेरे यहाँ क्या क्या है, हम क्या क्या जान सकते हैं इसके बारे में। और ऐसा कुछ नहीं कि जो कि रामचरितमानस में ना लिखा गया हो। आपके बचपन में जब लोक गीतों से आपकी रुचि जागृत हुई तो कोई गीत आपको याद आता हो जो आपके दिल के करीब हो और जिसने आपको प्रभावित किया, और आपको लगता है कि आज के समय में लोगों को सुनाया जाए तो वो भी प्रभावित होंगे? बचपन में मैं अधिकतर एक गाना बहुत गाती थी, सवेरे चली गई हैं रे बगियनुमा। जरूर सुनाएं आप। मुझे बहुत अच्छे से याद तो नहीं याद है, लेकिन मैं जरूर गाऊंगी। सवेरे चली गई है रे बगियन में, सवेरे चली गई है रे बगियन में, हमें तो डर लागे यही गलियन माँ, सवेरे चली गई है रे बगियन माँ। ये गाना था, तो हम लोग छोटे छोटे थे तो गाते रहते थे। अब पता नहीं इसका क्या अर्थ था, क्या मतलब था, हमें नहीं पता था, लेकिन हम गाते थे इसको और हमें बहुत आनंद आता था। ये प्रकृति से जोड़ने का भाव है कि सवेरे अगर बगियों में आ रहे हैं तो भौरे आएंगे, कागा आएगा, कोयल आएगी। ये गीत मेरी अय्या गाया करती थी, तो उनसे मैंने ये सुना कि जब होता था वो यही गाती थी, तो मैं भी उनके साथ गाने लगी। कि एक प्रकृति के साथ जीवन का ऐसा साहचर्य है कि लोग आंगन में अपनी सारी गतिविधियां करते हैं। ग्रामीण समाज में आज भी है, क्योंकि गांव में 2 BHK और 3 BHK नहीं होता। गांव का एक आंगन होता है, आंगन के चारों तरफ कमरे होते हैं और बाहर दालान होता है। दालान गांव के सब लोगों के लिए है। महिलाओं का दिनचर्या का सारा केंद्र जो है वो गांव का घर का आंगन होता है, और वो आंगन सब एक दूसरे से मिलते हैं, कमरों में नहीं रहते। तो ये एक सामूहिक गतिविधियों का केंद्र बनता है। तो निश्चित रूप से उसमें कोयल भी आती है, कूक करती है, और कौवा भी आता है, चिड़िया भी आती है, गौरिया भी आती है। तो इन सब के साथ ऐसा साहचर्य है कि अपने काम के को करते हुए उनको गुनगुनाते गुनगुनाते थकते भी नहीं हैं, नहीं। और काम चलता रहता है। हर चीज़ का एक गीत है, कृषि का गीत है, उत्सवों का गीत है, तमाम तरह के संस्कार हैं, उनके गीत हैं। आप लोक गीतों को और कितना गहरा देखती हैं? आपने कितना अध्ययन किया, कैसा अनुभव किया आपने? लोक गीतों में आप जितना, हर विधा को आप देखिए। अगर आप होली को ले लीजिए तो होली में बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे उलारा है, चौताल है, 1.5 ताल है, बिलवरिया है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, चहका है।
तो अब ये उलारा में आता है, होली खेले रघुबीरा अवध माँ, होली खेले रघुबीरा, ये उलारा में आता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विधाएं हैं इसमें। और जब अलग अलग विधाओं को आप देखते हैं तो लगता है कि अरे इतना बड़ा सागर है। हम तो बस एक ही गाना सुनते थे आज तक, होली खेले रघुबीरा, और इसमें इतना बड़ा सागर, इतना बड़ा विस्तार है। कजरी अगर आप ले लीजिए तो कजरी में भी बहुत इस तरह की कजरियां हैं, बिरना है, सावन है, फाग है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो गा के आप जोड़ते चले, बताते, गुनगुना के बताते चले तो लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे एक सावन का ही ले लेते हैं। बाबा निमिया के पेड़ जीन काटे, निमिया चिड़ैया के बसेर, बलैया ले हूँ बीरन के। बाबा निमिया के पेड़ जीन काटे, निमिया चिड़ैया के बसेर, बलैया ले हूँ बीरन के। बहुत सुंदर गीत। और इस गीत के बहाने में ये जोड़ता चलूं कि आज के समय में बहुत तेजी से नीम काटी जा रही है, और ये दुखद विषय है कि हम उस नीम का संरक्षण नहीं करते हैं, जो नीम खेती के लिए ज़रूरी है, जो नीम औषधि है, जो नीम प्रकृति के लिए ज़रूरी है, जो नीम हर तरह से आपके लिए लाभकारी है। और नीम के जो है ऑक्सीजन तो देती ही है, औषधीय गुण उसके इतने ज़्यादा हैं कि उसको अब पूरी दुनिया उसको पेटेंट कराने में लगी है, उसको उसके तमाम तरह के अवयवों को पेटेंट कराने में लगी है। तो हमें अपने परंपराओं को अक्षुण्ण रखना है, उनको बचाना है, और साथ में अपनी प्रकृति में नीम को भी बचाना है। इस गीत के बहाने, क्योंकि एक दिन बाद विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो मैं ज़रूर इसका उल्लेख करना चाहूँगा। तो अब ये देखिए कितना सुंदर प्रकृति के साथ साहचर्य है, और उसको संरक्षण के लिए लोक आह्वान है, सबका आह्वान है। और बेटी जो है अपने पिता से आग्रह कर रही है। कुछ और भी आप बता रही थी। मैं बता रही थी कि जो अवधी शब्दों का, जिन्हें आप लोग गंवारू शब्द कहते हैं, उसका फिल्मों में बहुत प्रयोग किया गया है। बहुत ज्यादा प्रयोग, इतना प्रयोग है कि उसमें अगर देखा जाए तो इतने सारे गाने हैं फिल्मों के, जिनसे मैं थोड़े थोड़े बताती हूँ। हमरी अटरिया पे आ जा रे संवरिया, नैने लड़ जाई हैं तो मनवा अम्मा कसक हुई बेकरी, दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, जो बीच बजरिया तूने मोरी पकड़ी बैया तो सबको बोल दूंगी। तो इस तरह से बहुत सारे घनन घनन घन घिरे आए बदरा, ये है के बाजार में झुमका गिरा रे, हाँ था। और मोरे पिया मुझसे बोलत नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, ये पिक्चर अभी हाल ही में आई थी, शायद 1-2 साल पहले। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, राधा कैसे न जले, लगान फिल्म का है। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, मैं कैसे आऊँ गोरी। तो इस तरह से बहुत सारे गाने हैं। और एक गीत है, अम्मा मेरे बाबुल को भैया को भेजो री, बहुत ही प्यारा गीत है ये। तो इस तरह से अवध के जितने भी शब्द हैं, और सबसे बड़ी बात तो कि हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी, वो हर बात में अगर 10 बात बोलते तो उसमें एक शब्द अवधि का जरूर होता है। तो मैं कैसे कह दूं कि ये गंवारू शब्द है। बिल्कुल। और एक दौर रहा है कि फिल्मों ने अवधि गीतों का, अवधि बोली को, अवधि भाषा को और अवधि कहानियों को बड़ा महत्व दिया। और केपी सक्सेना जी और राजा अवस्थी जी, ये सब प्रशिक्षक हुआ करते होते रहे हैं। और अमृतलाल नागर जी ने भी इस पर काफ़ी लिखा है। बहुत से ऐसे यहाँ के लेखक, कलाकार जिन्होंने अवधि को बहुत मान सम्मान, प्रतिष्ठा दिलाई है। और रमई काका तो अवधि के बड़े मशहूर, आकाशवाणी में बहुत सुने जाते रहे। केपी सक्सेना जी की बहुत सारे ऐसे कहानी और नाटक भी हैं जो अवधि में हैं। समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन उसको और समृद्ध करने की आवश्यकता है। और आधुनिक समय में उससे लोगों को जोड़ना है और लोक जीवन से परिचित कराना है, क्योंकि जीवन लोक में ही है, आधुनिक बाजार में जीवन नहीं है, कारोबार है। तो आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई पूरे लोक गायन की? एक तो प्रेरित हुई आप, उसके बाद शिक्षा की शुरुआत कैसे कैसे कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैं घर से ही गाना मैंने सीखा। घर में गायन का माहौल था? हाँ, मेरे घर में गायन का माहौल था। मेरे बाबा भी खुद ही लिखते थे, खुद गाते थे। और वो सूरदास जी के बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरित थे, सूरदास जी की कविताएं, और खुद भी अपने छंद बनाते रहते थे वो। तो मैं उनको देख करके उनके साथ बैठ जाती थी। पहले उनका एक तारा होता था, तो छोटा भी एक तारा मिलता था,
बच्चों के लिए। बच्चों के लिए वो अब विलुप्त हो गया है। मिट्टी का रहता था, उस पे एक चमड़ा मढ़ा रहता था और एक डंडी लगी रहती थी, मेलों में मिल जाता था। हाँ, मेलों में। तो मैं उनके साथ बैठ करके वो बजाती थी, तो वो जैसे जैसे गाते थे मैं वैसे वैसे ही उनकी नकल करती तो थी। बाबा का भी कोई गीत याद है क्या? नहीं, बाबा का गीत तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तभी उनके डेथ हो गई। लेकिन वो उनके साथ वो चीज़ मैं करती थी, स्मृतियों में है, वो स्मृतियों में है। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी कि हाँ, कुछ कुछ वो या हाँ, ये कुछ भी वो गाते थे तो मैं उनकी नकल जरूर करती थी। वो रहा। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगी तो सबको लगा कि इसका संगीत में रुझान है, तो उन्होंने मुझे संगीत विषय ही दिलवा दिया। तो मैं उससे फिर मैंने बीए किया। फिर थोड़ा सा ये हुआ कि घर से बाहर नहीं जाना है, बच्चे को नहीं भेजना है। घर के जितने बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा यहीं रहेगा। तो फैजाबाद में हमारे म्यूजिक से एमए नहीं था, म्यूजिक से बीए खाली था उस समय। तो फिर मुझे फैशन टेक्नोलॉजी के लिए पापा ने लखनऊ भेज दिया, जबकि भातखंडे यहीं था। ये एक थोड़ा उभरता हुआ फील्ड है इसमें। हाँ, तो उन्होंने देखा कि मतलब इसमें, फिर वो मैंने फैशन टेक्नोलॉजी किया, फिर अप्रेंटिसशिप की। उसके बाद ही मेरी शादी हो गई। लेकिन जो मेरे अंदर एक म्यूजिक वाला था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे गाना है, तो उसको मैंने जारी रखा। मेरे बाबा की एक देन थी जो उन्होंने मुझे दिया था गिफ्ट में, वो हारमोनियम थी। वो मैं हारमोनियम हमेशा अपने पास रखी। मैं जहाँ भी गई वो हारमोनियम मेरे साथ रही। तो जब भी मैं टाइम मुझे मिलता था तो मैं अपने तारों को छेड़ लेती थी। तो इससे मेरा वो संगीत से लगाव बना रहा और मेरे स्वर भी थोड़े बहुत जो ठीक हैं वो ठीक रहे। क्योंकि प्रॉपर सीखने का मौका मुझे नहीं मिल पाया कि मैं प्रॉपर सीखती, क्योंकि शादी हो जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो उनको देखते हुए, लेकिन जब भी मुझे मौका, फिर मैंने म्यूजिक से एमए किया, फिर मैंने पीएचडी की। और फिर जो मेरे गुरु लोग हैं मैं उनसे मिलती रही। जब भी मुझे मौका मिलता मैं भाग जाती फैजाबाद मिलने के लिए। उनसे जो भी सीख पाती मैं उनसे सीखती। फिर वनस्थली में प्रोफेसर किंसुक श्रीवास्तव मैम हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। तो मैं ऐसे कलेक्ट करती रही चीज़ों को। वो भी लखनऊ की ही रहने वाली हैं। अच्छा। तो मैं उन चीज़ों को कलेक्ट करती रही और मैं जुड़ी रही संगीत से। और ये फिर यात्रा इधर आपको एक प्रोफेसर के तौर पर उसमें जुड़ गई। हाँ, फिर मैं जो है मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा वहाँ पर हो गया। और मैं वहाँ पढ़ाने लगी। आज 13 सालों से मैं वहाँ संगीत पढ़ा रही हूँ, शिक्षा दे रही हैं जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है संगीत शिक्षा में आपके अनुभव में, क्योंकि आपने एकेडमिक तौर तरीकों से आपने इसकी शिक्षा भी प्राप्त की है और परंपरा से आपको पोषण भी मिला है। आपको क्या लगता है कि महत्वपूर्ण कड़ियाँ क्या हैं संगीत की शिक्षा को देने और इसमें विद्यार्थियों के और तराशे जाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए जाने चाहिए और आप क्या प्रयोग कर रहे हैं? पहली बात तो ये मैं जो खुद करना चाहती हूँ कि शास्त्रीयता हमारे बीच से खत्म हो गई है। जैसे लोकगीत खत्म हो गए हैं उसी तरह से शास्त्रीयता भी खत्म हो गई, सिर्फ विद्यालयों में ही रह गए हैं। आज अगर कोई प्रोग्राम होता है शास्त्रीय संगीत का तो शायद ही मुझे लगता है कोई देखने जाता हो। जो बहुत रसिक लोग हैं वही जाते हैं। मुझे याद है कि मेरे ही घर में पहले सबको बुलाया जाता था और महफिल जमती थी, रात भर वो गाना चलता था। शास्त्रीय संगीत के गाने बजते थे, वो कानों में आते थे और मेरे पापा मुझे लेकर के भी जाते थे। तो जैसे गिरजा देवी में आती थी, वहाँ पे गोंडा में एक घर था, तो वहाँ पे काफी बहुत लोग जुड़ते थे। मैं इतने लोगों का नाम नहीं जानती क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं रात भर उस गाने को सुनती थी। वो शास्त्रीय संगीत का ही प्रोग्राम होता था पूरा और रात भर चलता था, मैं उसको सुनती थी। मैं उस तरह की चीजें अब जो विलुप्त हो गई उनको फिर से करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पूरा पूरा घर जुड़े उससे, केवल बच्चे ही नहीं उनके पेरेंट्स भी जुड़े। जब पेरेंट्स जुड़ेंगे तभी वो शास्त्रीयता को समझ पाएंगे। बिना जुड़े आप अगर किसी चीज से जुड़ते नहीं हैं, जहाँ आपकी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल नहीं आ सकता। आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ें और उन्हें गायत्री मंत्र भी नहीं याद है, तो ये चीज गलत है। ये परंपरा से उनका जुड़ाव परंपरा से हमें जुड़ना चाहिए और शास्त्रीयता को आगे लाना चाहिए। जब शास्त्रीयता आगे आएगी तो लोकगीत स्वतः ही उनके साथ हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले लोकगीत है फिर शास्त्रीय संगीत है। बिल्कुल, तो दोनों एक साथ ही जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो बुनियादी बातों के साथ में और विस्तार की बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कला यात्रा और मेहमान हैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और मैं आपके साथ आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। जल्द मिलते हैं एक अंतराल के बाद और इस बातचीत को और रोचक बनाते हुए आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कला यात्रा, मंच है रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज हमारी मेहमान हैं लोक गायिका डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और आप न केवल लोक गीतों के पक्ष पर बात कर रही हैं, लोक जीवन की बात भी कर रही हैं, लोक परंपराओं की बात भी कर रही हैं और अब बात हो रही है कि इससे हमारे जीवन में जो रस है,
जो और ज़्यादा प्रभाव है उसका उद्दीपन कैसे हो, हम और ज़्यादा आनंदपूर्वक कैसे जीवन व्यतीत करें, और सभी तरह के जो संगीत के क्षेत्र हैं उससे कितनी गहराई से जुड़ना ज़रूरी है। तो डॉक्टर रचना, ये थोड़ा मुझे और समझाने की कोशिश करें, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों को भी जो हमें देख सुन रहे हैं, ख़ास करके अभी जिस तरह का एक दौर है इसमें बहुत तरह के मंच मिलने लगे हैं। पहले कम थे, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, सोशल मीडिया भी है, कोई भी आराम से इसको प्रमोट कर सकता था। पहले आग्रह करते थे कि भाई हमको भी एक गाना गाने का मौका दे दीजिए, लेकिन अब तो बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बना ली, मुख्य धारा में आ गए और उनको सम्मान मिल चुका है, उनकी प्रतिष्ठा कायम हो गई। ये इतना सरल हुआ है, लेकिन लोगों को मूल विषयों से जोड़े रखना कठिन हुआ है। तो ये मुश्किल वाकई इतना ज़्यादा मुश्किल है या कुछ कड़ियाँ छूट रही हैं? नहीं, कुछ कड़ियाँ छूटे, उसका शायद रीज़न हम आप हैं। क्योंकि आज हम अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि अपने बच्चों को, जो अगली जनरेशन है, उनको हमने मोबाइल पकड़ा दिया कि आप मोबाइल लेकर के काम करिए, तो वो हमारी कल्चर को वो नहीं जान पा रहे हैं। अब बच्चे जो हमारे यहाँ का जो विवाह समारोह है या मुंडन संस्कार है, तो उसमें जाना भी नहीं चाहते। तो हमें उन बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए और एक एक चीज़ दिखानी चाहिए। आप मुझे ये देखिए, आज इस मौके पर ज़रूर बताएं कि संस्कारों के गीतों में अगर कोई गीत आप गुनगुना के बताना चाहें तो मुझे लगता है कि लोगों को जल्दी समझ में आए, क्योंकि हर संस्कार, जो 16 संस्कार हैं, वैसे संस्कार और भी थे, लेकिन अब आधुनिक समय में 16 संस्कार तक तो बना ही रहे हैं, और उसमें भी पुंसवन संस्कार, यानी गर्भ में जब प्राण आता है वहाँ से वो पुंसवन संस्कार शुरू होता है, गर्भ संस्कार है, उसके बाद और सब संस्कार करते हुए अंतिम मृत्यु के संस्कार है। तो इन सब संस्कारों में गीत हैं, और उन गीतों से जोड़ने से हमारी वेदना भी घटती है और हमारे आनंद की वृद्धि होती है और सबकी सामूहिकता आती है। कुछ अगर आप सूत्र रूप में बताते चलें। एक चैती है, वो मैं थोड़ा सा गाऊंगी। जनमे अवध रघुरैया हो रामा, चैतहि मासे जनमे अवध रघुरैया हो रामा, चैतहि मासे। ये चैत के महीने में गाया जाता है और ये हमारे यहाँ का बहुत ही पॉपुलर गीत है, बहुत ही लोग इसको पसंद भी करते हैं। और एक बन्ना सुनाती हूँ। बन्नी तोरे रस भरने रस लई है भावरवा, बन्नी तोरे रस भरने रस लई है भावरवा। इस तरह के बहुत सारे गीत हैं, देवी गीत है, तो मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए, करने के लिए, और उससे जुड़ने के लिए, और ये आधार बनते हैं सबको एकजुट करने के लिए। और उत्सवों का मकसद भी यही है, और हम सब इन उत्सवों से, परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, और जड़ों से जुड़ना ज़रूरी है। तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि अपने जो तमाम ऐसे सुर के साधक हैं, संगीत के मर्मज्ञ हैं, जुड़ने वाले हैं, उनसे आपके मन में इस विषय में कोई बड़ी पहल की भावना है कि कोई साझा पहल हो, ताकि हम न केवल अवधि की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, हम लोग लोकगीतों की, लोक परंपरा को, लोक जीवन को एक ऐसा आधार बना दें कि हर कोई उसमें एक डुबकी लगाना चाहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो भी अवधि से जुड़े हुए हैं, वो इसको पहले तो अपने घर में वो शुरू करें, अवधि बोलना, अवधि व्यंजन बनाना। हाँ, ये भी बात रह गई है। हाँ, जी। अवधि व्यंजन बनाना, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मोमोज खरीद लेते हैं, लेकिन वहीं पे हमारा जो फरा है, चावल के आटे का बनता है फरा, वो अगर हम वो फरा देंगे, उसको खाने से हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन मोमोज अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो हमें दिक्कत, मैदा होता है, और उसमें मैदा होता है, वो चावल के आटे का बनता है। तो ऐसे ही सहीना है, और कढ़ी है, रसियाव है। रसियाव बनता है गन्ने के रस से, चावल में भिगा करके उबाल के, बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। और उत्सवों के ये सब पकवान हैं। ये सारे उत्सवों के पकवान हैं। तो ये सारी चीजें अगर घर में बनाई जाएं और बच्चों को बताई जाएं, एक वो दल टिक्की हमारे यहाँ दाली दुल्हा भी कहा जाता है उसको, वो भी भाई कम टाइम में बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये सारी चीजें बनाई जाएं घर में और बच्चों को बताई जाएं। तो जब हम आप इस चीज की पहल करेंगे तो बच्चे खुद जानेंगे, वो आगे वाली जनरेशन को भी बताएंगे। और ये स्वास्थ्यवर्धक भी है, स्वास्थ्यवर्धक है। और गाने, रामायण और चौपाइयाँ, ये घर में भी, जैसे सुबह सुबह मुझे बचपन में याद है कि जब मैं सो के उठती थी तो भजन बजता रहता था। हाँ, भजन की कोई नहीं सुनाया आपने, तो चलते चलते एक भजन जरूर सुनाते हुए चलें।
जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम। जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर। और आपके भजन और लोकगीतों ने बहुत से लोगों को प्रेरणा दी होगी और प्रभावित किया होगा, और उनके जीवन में रस के अलग अलग जो है वो स्रोत फूटे होंगे। इसलिए मुझे खुशी है कि इस बहाने हमने चर्चा की है और आपकी कला यात्रा से परिचित भी हुए हैं, और साथ में आपकी जो इच्छा है, जो आपकी आकांक्षा है, उससे भी आप लोग जुड़े हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दे सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप गूगल प्ले स्टोर से आप उससे सुन भी सकते हैं, और देश दुनिया में जहाँ भी आपके इष्ट मित्र हैं उन्हें सुना भी सकते हैं। और लखनऊ की परिधि में हैं तो 107.8 FM ज़रूर ट्यून करें, सुनते रहें और दूसरों को सुनाते भी रहें। और फिर अगली बार अगली कड़ी में कला यात्रा में एक और कला साधक उनको आमंत्रित करेंगे और उनके कला यात्रा से परिचित होंगे, रूबरू होंगे, उनके विचारों से, उनकी साधना से और उनकी कला से। तो आज दीजिए अनुमति, और आपको बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में आने और महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। आप भी सुनते रहें और सुनाते रहें। रेडियो जय घोष। जय